अब बताइए बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैंने दोबारा लिंक ओपन किया है। सो मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? कैन यू हेयर मी? कौन कौन ऑनलाइन है? फौजिया बतूल, हरम नशीन। ओके जी मैम, इट मीन्स की आवाज़ आ रही है। ओके ठीक है, चलें। अच्छा, किसी स्टूडेंट को कुछ याद है लास्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे थे? कोई बताएगा मुझे, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट टॉपिक? एंथ्रेक्स स्टार्ट कर लिया था हमने। एंथ्रेक्स एग्जैक्टली। मुझे थोड़ा सा ये माइंड से स्लिप हो गया था कि हमने कहाँ तक इसे पढ़ा था। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म बिल्कुल आपको पढ़ा दिए थे, इन्फेक्शन की स्टेजेस पढ़ा दी थी, ट्रांसमिशन भी पढ़ा दिया था, और स्पोर्स के बारे में सारा बताया था। एग्जैक्टली, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पढ़ाया था। यस। और आई थिंक यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। क्यूटेनस, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है जी। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स देख लेते हैं पहले। दिस इज़ मेनली इन प्रोफेशनल्स, जैसे जो एनिमल वेटरनरियन जो यानी एनिमल को जो जैसे डील करते हैं वो हो गए। बुचर, आपको पता है वहाँ भी एनिमल के साथ डीलिंग होती है। जू कीपर हो गए, इन लोगों में ये ज़्यादा क्यूटेनियस एंथ्रेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है इनका डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट होता है उनके साथ। बाकी बेटा स्पोर इन्फेक्ट, स्किन जो स्पोर्स हैं बेसिकली वो भी स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जेलेटिनस एडिमा डेवलप एट द साइट, जहाँ पे ज़ाहिर स्किन को वो इन्फेक्टेड करेंगे तो वहाँ पे एक जेलेटिनस टाइप का एडिमिटस जो है एडिमा हो जाता है, और वहाँ पर एक यानी आप कह सकते हैं सिंपली इस तरह से पेप्यूल बन जाता है या वेजिकल होती है, अल्सर होता है, यानी उस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। 80 to 90% हील हो जाते हैं खुद ही 2 से 6 वीक के अंदर अंदर, और 0 to 20% प्रोग्रेसिव डिजीजेस डेवलप सेप्टिसीमिया, यानी ज़ाहिर है स्किन के ऊपर पहले एक पोस्ट्यूल टाइप बन गया है जिसके अंदर ये स्पोर्स की वजह से इन्फेक्टेड होती है स्किन, वहाँ पे पेप्यूल या पोस्ट्यूल टाइप बन जाता है। उसके अंदर आपको पता है कि मटेरियल जैसे पस होती है, उस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब दो चीज़ें हैं कि ऐसा हो सकता है कि डिजीज़ फर्दर प्रोग्रेस करके आपके ब्लड का हिस्सा बन सकती है, सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है। 20% ऑफ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है। 95 to 99% of all human anthrax occurs as cutaneous anthrax। 95 to 99% ऑफ केसेस में ऐसा ही है ह्यूमन में क्यूटेनियस जो है एंथ्रेक्स होता है उन्हें। साइन ऑफ मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल्स, यानी ये जो आपको बताया पेप्यूल पोस्ट्यूल जो बन जाते हैं मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हेड में हो सकते हैं, यूजुअली इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फेस पे बन सकते हैं, फेस से बनते हैं तो मल्टीपल बनते हैं, और यूजुअली सुपर इन्फेक्शन होता है, यानी सुपरफिशियल स्किन की लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और गैंग्रीन हो सकता है नियर आई, और नेक, ब्रेस्ट और चेस्ट वॉल पे बन सकते हैं। इसमें फिर मैसिव एडिमा होता है ओवर थोरेक्स एंड समटाइम इन्वॉल्विंग स्क्रोटम। शोल्डर और आर्म्स पे हो सकते हैं, मे बी मल्टीपल स्मॉल रीजन्स, फोर आर्म और फिंगर्स पर हो सकते हैं। एटिपिकल ऑन पाम्स जो हथेलियां हैं उनके ऊपर भी यानी हो सकते हैं। और जनरल सिम्टम्स जिसमें पेशेंट को फीवर, चिल्स, इट विल डेफिनेटली बाकी जो सिम्टम्स इसके अलावा वो डिपेंड करेंगे कि किस जगह पे वो पोस्ट्यूल बना है। और ओवरऑल वीकनेस हो सकती है पेशेंट को, और हाइपोटेंशन भी हो सकती है। ये डेंजर साइंस है। क्यों? क्योंकि जाहिर है जिस तरह से हाइपरटेंशन नुकसानदेह है उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हाइपोटेंशन, क्योंकि जिस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर जाता है, उस तरह से अगर सीवियर हाइपोटेंशन हो जाए तो उसमें पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। ये इस किस्म के जो है पोस्ट्यूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, वो इस किस्म के स्किन के ऊपर पोस्ट्यूल्स होते हैं। ये देखें, आपको जो एडिमा मैंने बताया था टिपिकल लीजन्स हैं, और साथ साथ जो है एडिमा हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आई का जो आपको गैंग्रीन मैंने बताया ये वो है। इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स जो है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड कारकेसेस, यानी अगर वो स्पोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे चले जाएंगे, हम उसे इंजेस्ट कर लेंगे तो उसके अलावा म्यूकोजल लीजन टू द लिम्फेटिक सिस्टम्स, दे रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री उनमें आपको दिखेगा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अच्छे, उनमें ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। एंड एक्सट्रीमली हाई मोर्टेलिटी रेट, यानी इनकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इनका हाई है। इसके अलावा जो साइन सिम्टम्स होंगे, नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग,
वॉमिटिंग और फीवर होगा पेशेंट को, प्रोग्रेस टू सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी वॉमिटिंग एंड डायरिया, एसाइटिस भी डेवलप हो सकता है ऑन द डे ऑफ 2 to 4 यानी जब डिजीज हो जाती है, डेथ 2 to 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अगर हम टाइमली उसे डायग्नोज नहीं करेंगे और ट्रीट नहीं करेंगे, और इसको डायग्नोज करना चूँकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद पल्मोनरी एंथ्रेक्स है, रिक्वायर वेरी हाई इन्फेक्टिव डोज, तकरीबन 10,000 स्पोर्स तक, यानी ऑब्वियसली ये लंग्स को जो है अगर इतने ज़्यादा स्पोर्स हैं वो मौजूद होंगे तो फिर ये पल्मोनरी एंथ्रेक्स जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। यानी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्पोर्स अगर अटैक करते हैं तो वो पल्मोनरी एंथ्रेक्स कर सकते हैं। एक्वायर्ड थ्रू इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स, जिस तरह से इंजेक्शन है इसी तरह से ये इनहेलेशन भी इन स्पोर्स की हो जाएगी तो जाहिर ये लंग्स में जाएंगे, पल्मोनरी एंथ्रेक्स कॉज करेंगे। प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी हाई ग्रेड फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा, हेमरेजिक मेडियस्टेनाइटिस हो सकता है पेशेंट को, प्रोग्रेस टू सेप्टिसीमिया वेरी रैपिडली। ठीक है, और तकरीबन 10⁻⁷ to 10⁻⁹ बेसिलाई पर ml ऑफ ब्लड एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी अगर पल्मोनरी एंथ्रेक्स की वजह से पेशेंट की डेथ हो और उस टाइम अगर हम उसका ब्लड सैंपल लें तो उसमें तकरीबन इतने बेसिलस आपको मिलेंगे पर ml। और मोर्टेलिटी रेट जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई है, तकरीबन जो है 95% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्स जो है के अटैक की ज़रूरत होती है। सो ऑब्वियसली ये जो है मोर्टेलिटी रेट भी इसका इसी वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पेशेंट को एकदम से इन्फेक्टेड कर देता है। एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस है, यूजुअली दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंथ्रेक्स सेप्टिसीमिया। अगर ब्लड में शामिल हो जाएगा एंथ्रेक्स जो बेसिलस है वो, तो जाहिर है फिर वो मूव करके ब्रेन तक भी वही ब्लड जा रहा है। सो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है एंथ्रेक्स सेप्टिसीमिया की, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स मेनिंजाइटिस हो सकता है। सब एरिकनॉइड हेमरेज इसमें फिर एक कॉमन फीचर है, और वेरी ऑफन अक्सर व बेशतर जो है ये बड़ा फटल यानी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। डिजीज़ जो एनिमल में है एंथ्रेक्स की फलमिनेटिंग, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक किस्म की डिजीज़ ये कॉज करता है एनिमल्स में। एपोप्लेक्टिक डेथ यानी एनिमल्स फाउंड डेड, यानी वो एकदम से ऐसा होता है कि पेशेंट आपको जो एनिमल में वो इस किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं कि बड़ा सडन उनके ऊपर एक्यूट अटैक ये करते हैं कि जिसकी वजह से आपको फॉल का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया कि एकदम से जो एनिमल है वो गिर जाएगा, या फिर ये है कि एनिमल आपको डेड हालत में मिलेगा। एक्यूट फेज जो है एक्साइटेबल, देन डिप्रेस्ड, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ट्रेम्बलिंग, स्टैगरिंग एंड कन्वल्जन, यानी पहले एक्यूट अटैक होता है जो मैंने आपको पहले बताया। एक्यूट अटैक होता है वो बड़ा सडन होता है, एक्साइटेबल का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि एक वो बड़ा एक्यूट अटैक होता है, उसके बाद वो डिप्रेस भी हो सकता है, यानी वो स्लो डाउन भी हो सकता है एक्टिविटी उस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की, या फिर इवन वो कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, कन्वल्जन्स, ट्रेम्बलिंग, ये सारी चीज़ें एनिमल में भी वो कॉज कर सकता है। एडिमेटस लीजन्स बनते हैं, ब्लड एक्सुडेट, इनकोगुलेबल होते हैं यानी वो ब्लीड कर जाते हैं, और 1 to 2 days या 4 to 5 days में जो है एनिमल की डेथ हो जाती है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है इन मोर रेजिस्टेंट एनिमल, जो क्रॉनिक देखें आपको पहले बता दिया कि बड़ी एक्यूट अटैक इनका होता है, बड़ी सडन से आपको एकदम से एनिमल जो है वो मरा हुआ मिलेगा। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इसके साथ ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं, तो उनमें फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हद तक उसके साथ रेजिस्ट करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, उस वक्त तक उनकी बॉडी में वो प्रिवेल करता रहता है, लेकिन उस तरह से डिजीज़ अपेयर होकर सामने नहीं आती, तो उनमें फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पिग्स की एग्जांपल है। क्लिनिकली ज़ाहिर है डायग्नोज हम उनके साइन एंड सिम्टम्स से करते हैं, बाकी इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 7 days है, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सम टाइम ऐसा भी होता है कि 60 days तक भी इंक्यूबेशन पीरियड जा सकता है। लेबॉर्ट्री कंफर्मेशन रिक्वायर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक या तो आइसोलेशन ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस फ्रॉम अ क्लिनिकल स्पेसिमेन, आपने जैसे स्किन का इन्फेक्शन है उसका स्पेसिमेन ले लिया, ज़ाहिर स्वैब ले लेते हैं हम, या ब्लड में सीरम में आपने चेक कर लिया, सो किसी एक चीज़ का इनमें होना ज़रूरी है। वहाँ से या तो आपने क्लिनिकल स्पेसिमेन ले लिया, वहाँ आपको बेसिलस मिलेंगे उसके अंदर, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस इन अ क्लिनिकल स्पेसिमेन बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यानी आपने उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन का जो आईजीजी का टेस्ट होता है वो करवा लिया, या फिर सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी टाइटर, एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस भी हम चेक कर सकते हैं, जिसे हम एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं। सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी टाइटर्स डेवलपिंग इन एन अप्रोप्रिएट क्लिनिकल केस।
मैनेजमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। उसके लिए ज़ाहिर है आप पेशेंट से, जैसे आपको पहले बताया था कि ये इसकी माइग्रेशन भी है डिजीज़ की, सो आप ट्रैवल की हिस्ट्री पूछ सकते हैं और किसी इम्पोर्टेड एनिमल के साथ अगर आपका इंटरेक्ट हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, वो सारा आप हिस्ट्री में पूछ लें। रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटे, स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन जो है वो जो भी आपके पास क्लिनिकल केस आता है तो उसको अगर आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है उसे इस्तेमाल करें। ऑल्दो अ क्यूटेनियस लीजन विल बी स्टेराइल आफ्टर 24 आवर्स ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग soiled with discharge from lesion should be burned and यूजेबल सर्जिकल इक्विपमेंट स्टेरिलाइज। ऑल्दो अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे देते हैं तो वो जो क्यूटेनियस लीजन बना होता है वो तकरीबन 24 आवर्स के बाद क्लीन हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो ड्रेसिंग अगर सॉइल हुई हुई है उस पेशेंट के डिस्चार्ज से या फिर कोई लीजन से डिस्चार्ज निकल रहा था या फिर तो उनको ज़रूर आप एक तो बर्न करें और जो रीयूजेबल चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर स्टेरिलाइज करें। ट्रीटमेंट है, द केस शुड बी अंडर द केयर ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन। Penicillin is the drug of choice for cutaneous anthrax and is given for 5 to 7 days. Tetracycline, erythromycin, and chloramphenicol are also effective. The U.S. military recommends parenteral ciprofloxacin or doxycycline for inhalation. Anthrax through the duration of treatment is not well defined. काउंसलिंग एडवाइस द केस एंड देयर केयर गिवर, यानी पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर दोनों को आपने काउंसलिंग ज़रूर करनी है अबाउट इन्फेक्शन की नेचर की, ये किस किस्म का इन्फेक्शन है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी, ताकि इन फ्यूचर वो भी और उनके फैमिली मेम्बर भी इस चीज़ से बच सके। कॉन्टेक्ट्स जिन लोगों का हो चुका हो लेकिन अभी डिजीज़ नहीं हुई है सो ज़ाहिर है उसकी मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन, सेल्फ रिफिल्ट्रेट एट रिस्क ग्रुप, जैसे जो लोग रिस्क के ऊपर होते हैं उनकी ज़ाहिर है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो एनिमल को डील करते हैं, लैब में काम करने वाले लोग हो गए, जो लाइफ स्टॉक को हैंडलर हैं, यानी वही जो ये मवेशी वगैरह कैटल्स को पालते हैं वो लोग हो गए, और मिलिट्री पर्सनल। इम्यूनाइजेशन सीरीज जो है 5 IM इंजेक्शन ओवर 18 वीक्स पीरियड, और या फिर सेकंड होता है एनुअल बूस्टर डोज। मेथड्स ऑफ कंट्रोल, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इम्यूनाइज कर दें पहले तो जो लोग रिस्क पर हैं उनको इम्यूनाइज कर दें वैक्सीनेशन के थ्रू। एजुकेट करें एम्प्लॉयज़ को, डस्ट कंट्रोल करें, वॉश, डिसइंफेक्ट और स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखें, इम्यूनाइज करें एंड एनुअली री इम्यूनाइज ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स एट रिस्क। एनिमल्स की भी इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी कंट्रोल ऑफ पेशेंट कॉन्टैक्ट एंड द इमीडिएट इन्वायरमेंट, रिपोर्ट टू लोकल हेल्थ अथॉरिटी, आइसोलेशन, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। यानी पेशेंट को भी कंट्रोल कर, पेशेंट हो गया उसके ट्रीटमेंट करवाएं, आसपास के जो हेल्थ अथॉरिटी है उनसे कंसर्न करें ताकि आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन करवाया जा सके। पेशेंट के आइसोलेशन का ख्याल रखें, डिसइंफेक्शन की जो डिसइंफेक्टिंग टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल कीजिए, जो कॉन्टैक्ट में लोग रह चुके हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, और जो पेशेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाएं। एपिडेमिक मेजर्स है, ज़ाहिर है एपिडेमिक मेजर आपको पता है बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता लगता रहता है कि किसी भी डिजीज़ का बर्डन जो है वो कितना है हमारी सोसाइटी में, और डिज़ास्टर इम्प्लीकेशंस के अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें आप जैसे हो जाता है ना बेटा कि अगर मिलिट्री का जिक्र भी यहाँ पे इसी तरह है कि अगर कहीं पे कोई डिज़ास्टर आ जाता है वहाँ आपको जाना पड़ता है, अब आप तो नहीं जानते ना, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अगर आपको जाना पड़ता है आप तो नहीं जानते वहाँ पे एंथ्रेक्स है, यहीं एनिमल भी होते हैं डिज़ास्टर में, तो आपको सबको जो है ज़ाहिर है उनका सर्वाइवल ज़रूरी होता है, उन्हें आपने बचाना होता है, तो इसलिए डिज़ास्टर की सिचुएशन में क्या इम्प्लीकेशंस होंगी वो बिल्कुल अलग एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। बाकी इंटरनेशनल मेजर्स फॉलो कीजिए। स्टेरिलाइज इम्पोर्टेड बोन मील बिफोर यूज़ एज एनिमल फीड, यानी उसको इस्तेमाल करने से पहले एनिमल का गोश्त है, बोन्स है, हर चीज़ मील में इस्तेमाल करते उससे पहले उसको प्रॉपरली हमारे यहाँ जैसे है कि उसको अच्छे से कुक कर लिया जाता है। बाकी जो वूल, हेयर, जो उनके दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनिमल की हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको भी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट कर दें। इसके अलावा एनिमल्स में कंट्रोल ज़रूरी है, उनको भी हम वैक्सीनेशन से एनुअली उनकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, और एनिमल डिस्पोजल ऑफ एनिमल कारकेसेस, डिसइंफेक्ट विद ऑयल, बर्न, बरी डीप, कवर्ड विद कोई क्लाइम। वही कि अगर एनिमल किसी की कोई मर गया है, कोई ऐसा केस है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें और डीप उसको दफना दें। स्पोर्स विल नॉट फॉर्म इनसाइड द कारकेस एंड putrefaction kills the bacillus. Flies feeding on incoagulable
ब्लड में बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा ये है कि स्पोर्स, जाहिर है वो मर गया है तो उसके बाद जो केस था एनिमल की फॉर्म में, वो उसके स्पोर्स तो शायद फिर डिजीज़ कॉज ना करे, लेकिन उसके ऊपर अगर हम ऐसे ही उसे छोड़ देंगे, दफनाएंगे नहीं, तो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठेंगी, उसके ब्लड को सक करेंगी, तो फिर वो ज़ाहिर है आपके खाने के ऊपर भी आके बैठती हैं और फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये एक एंथ्रेक्स की वजह से हुई डेथ है और देखें उसके ऊपर वो मक्खियाँ सारी बैठी हुई हैं जो उसका जो ब्लड है उसे सक कर रही हैं और उसकी सिक्रीशंस को सक कर रही हैं। ठीक है जी, और ये है कि आपको बताया कि उसको किस तरह से प्रॉपर्ली बरी अगर नहीं डीप डीप करना चाहिए, ज़ाहिर है अगर नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है एंथ्रेक्स से रिलेटेड तो पूछ लें, मैं मीनवाइल नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। जी, बिल्कुल खुशनसीबा, यही मैं आपको दिखा रही थी कि पहली बात तो ये ज़ाहिर है हमें कन्फर्म नहीं पता होता कि इस एनिमल की डेथ इसी डिज़ीज़ की वजह से हुई है या नहीं हुई, पहली बात तो ये। तो हमें जहाँ पे इस तरह का शक हो तो ऑब्वियसली हमें केयर की तरफ जाना चाहिए, हमें क्योर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर नहीं भी हुई डेथ तब भी ज़ाहिर है कोई और डिज़ीज़ तो वो स्प्रेड करेगा ही ना। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऑल दोज़ डिज़ीज़ के स्पोर्स दे आर नो मोर एबल टू स्प्रेड द डिज़ीज़, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द फ्लाइज़ जो कि बेसिकली उसका ब्लड और सिक्रीशंस को सक कर रहे हैं उस डेड बॉडी से, सो वो तो वहाँ से फिर डिज़ीज़ स्प्रेड करेंगी ना। तो इसलिए ज़रूरी बेहतर यही होता है कि वो जो है उसको हम प्रॉपर्ली जो है दफन कर दें। ठीक है, चलें अब हम कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम सिफिलिस पहले देख लेते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वी विल डिफाइन सिफिलिस और डिजीज़ की जो एपिडेमियोलॉजी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, कौन सी लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं जो हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाते हैं डायग्नोज करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस डिजीज़ की और इसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट। सिफिलिस जो है बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है ट्रोपोनिमा पैलिडम, सब स्पीशीज इसकी पैलिडम है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द syphilitic sore known as the chancre. Chancres can occur on and around the external genitals, in the vagina, around the anus, or in the rectum, or in or around the माउथ। छोटे छोटे से जिस तरह से वो आपने देखे ही होंगे लिप्स के अराउंड, समटाइम किसी को आपने देखा हो सिफिलिस, वो जो हो जाता है माउथ के आसपास छोटे छोटे से अल्सर्स हो जाते हैं। तो बेसिकली ट्रोपोनिमा पैलिडम की वजह से सिफिलिस डिजीज़ होती है। और सिफिलिस बेसिकली सिफिलिटिक सोर्स क्यों कहा, ये उन्हीं छोटे छोटे से जो कहें दाने टाइप आप कह सकते हैं वो बन जाते हैं, उनका स्पेशल नाम यहाँ पे दिया है। और जो ये सोर्स बन जाते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटल्स स्पेशली जैसे वजाइना के अराउंड, एनस, रेक्टम के अराउंड और माउथ के अराउंड बनते हैं। इट में आल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम, अच्छा इसकी ट्रांसमिशन भी आपको बताइए कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हम पढ़ रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट हो जाती है। और इसके अलावा मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ रिजल्टिंग इन
कंजेनिटल सिफिलिस, अगर मदर को सिफिलिस है तो बेबी इफेक्ट हो सकता है, कंजेनिटल सिफिलिस हो सकता है बेबी को। ट्रोपोनिमा पैलिडम की जो सब स्पीशीज हैं, पैलिडम इज अ स्पाइरल शेप ग्राम नेगेटिव हाईली मोबाइल बैक्टीरियम। डिस्ट्रीब्यूशन यानी एपिडेमियोलॉजी इस डिजीज़ की देख लें टाइम, प्लेस और पर्सन के लिहाज से। इन 2015 अबाउट 45.4 मिलियन पीपल वर इन्फेक्टेड विद सिफिलिस विद 6 मिलियन न्यू केसेस ड्यूरिंग 2015। इट कॉज्ड अबाउट 1,07,000 डेथ्स डाउन फ्रॉम 1990 में, यानी हमारे पास तकरीबन 2,02,000 थी, तो अब तकरीबन 1,07,000 डेथ्स रही। थोड़ा सा आपको बताया कि मतलब केसेस कितने हमारे पास 2015 में रहे और डेथ जो है इसकी वजह से कितनी हुई। प्लेस को अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ की अकॉर्डिंग टू द प्लेस, मोस्टली 60% ऑफ न्यू केसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर इन मैन जो कि होमोसेक्सुअल थे, उनमें ज़्यादा देखे गए। इन अदर कंट्रीज सिफिलिस प्रेवलेंस अमंग MSM इज़ मोर देन 15% इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, अर्जेंटाइन, फिजी, ग्वाटमाला, जमाइशिया, मोरोका और ये डिफरेंट यानी जो कंट्रीज़ हैं इनमें तकरीबन प्रेवलेंस जो था यानी 60% केसेस तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ इस किस्म की होमोसेक्सुअलिटी और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा देखे गए। लेकिन उसके अलावा भी तकरीबन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें भी तकरीबन जो प्रेवलेंस रहा डिजीज़ का तकरीबन 15%, मोर देन 15% ऑफ जो केसेस हैं वो हमारे सामने आए। ओके, ये वर्ड जो MSM है बेसिकली ये जैसे मैंने आपको बताया ना, होमोसेक्सुअलिटी तकरीबन 60% ऑफ केसेस हमें US में ही मिले। होमोसेक्सुअलिटी जिनमें ज़्यादा कॉमन थी उनमें ये केस मिले। इसके अलावा भी कुछ और जो कंट्रीज़ में आपको नाम दिखा रही हूँ इनमें भी 15% ऑफ हमें सिफिलिस के केसेस ऐसे ही लोगों में मिले जो कि होमोसेक्सुअल ही थे। यानी MSM इज़ बेसिकली मैन हु हैव सेक्स विद मैन। ठीक है, और पर्सन्स के हवाले से देखें तो ये किस किस में कॉमन है, प्रोमिस्क्यूनिटी है, प्रोस्टिट्यूशंस है, डिक्रीज यूज ऑफ कॉन्डम है एंड अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अमंग मैन। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर ली कि जिनके जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं या फिर उनकी इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उन लोगों में ये डिजीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। डिटर्मिनेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो तो आपको बता दिया, बैक्टीरियम ट्रोपोनिमा पहले बैक्टीरिया है ट्रोपोनिमा पैलिडम और उसकी सब स्पीशी पैलिडम है। और जो सेकेंडरी है उसमें जाहिर है वही सारी चीज़ें कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हैं और अगर अनसेफ सेक्स की जा रही है, प्रोस्टिट्यूशन है, तो ये आप इस डिजीज़ के सेकेंडरी डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड इसका बेटा तकरीबन अबाउट 3 वीक्स है आफ्टर एक्सपोजर, बट ये 9 डेज से 30 डेज तक जा सकता है। उसके बाद यानी डिजीज़ के साइन सिम्टम आ सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो डायरेक्ट स्किन के साथ कोई कांटेक्ट है, जैसे कोई बताया ना आपको सोर्स बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, वो अगर डायरेक्टली दूसरे किसी शख्स को उसके थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन के साथ हो उसके थ्रू हो सकता है। बाकी ट्रोपोनिमा पैलिडम जो है आर एक्सट्रीमली कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी स्प्रेड होने वाला डायरेक्ट कांटेक्ट से जो है वो स्प्रेड होने वाला इन्फेक्शन है। रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन इसका ह्यूमन जो है वो ओनली रेजरवायर है, उसके अंदर ही ये मौजूद होता है, उससे फिर दूसरे शख्स को जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू अनसेफ सेक्स होगी अगर, तो इन चीज़ों के थ्रू वो बेटा MSM वाज मरियम MSM वाज होमोसेक्सुअल मैन हु हैव सेक्स विद मेन, ये उसका मैंने एब्रीविएशन लिखा था। होमोसेक्सुअलिटी ही है इसका सिंपल मतलब, और पोर्टल ऑफ एंट्री भी इसकी थ्रू स्किन है।
पैथोफिजियोलॉजी क्या है? प्राइमरी सिफिलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्सरेशन एंड लोकल लिम्फेडिनोपैथी, यानी अल्सर फॉर्मेशन होती है और जो हमारी लोकल लिम्फ नोड्स मौजूद हैं उनकी लिम्फेडिनोपैथी कर देता है ये। द प्राइमरी सिफिलिस अल्सर, और जिनका हमने चैंकर इनके लिए वर्ड यूज़ किया, इसके अंदर ट्रोपोनिमा पैलिडम स्पाइरोकीट्स होते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। इट हील्स स्पॉन्टेनियसली। वो जो अल्सर्स बन जाते हैं बेसिकली छोटे से, आपको पता है, और प्लस लिम्फेडिनोपैथी, दो चीजें होती हैं प्राइमरी सिफिलिस में। ठीक है जी। सो उसमें होता यही है कि वो जो अल्सर्स बने होते हैं उसके अंदर बेसिकली आपके ज़ाहिर है, आपको पता है आपकी बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम है यहाँ, सो उनकी इन्फिल्ट्रेशन होती है ल्यूकोसाइट्स की, और जो स्पाइरोकीट्स हैं ट्रोपोनिमा पैलिडम के, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं और ये अल्सर्स जो हैं खुद से भी हील हो जाते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस उस कब कहते हैं? इट इज़ कॉज बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियम। जब ब्लड के थ्रू ये बैक्टीरियम ट्रोपोनिमा पैलिडम स्प्रेड होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सिफिलिस। दिस लीड्स टू अ वाइड स्प्रेड वेस्कुलाइटिस। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इन्फेक्शन हो सकता है, वास्कुलाइटिस जिसे हमने कहा। द म्यूकोक्यूटेनियस lesions of secondary syphilis also contain treponemids. The reason for the resolution of secondary syphilis are unclear. यानी secondary syphilis में बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है और आपकी ब्लड वेसल्स का इन्फेक्शन कर देता है, और ये जो म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स है ना सेकेंडरी सिफिलिस के, ये भी आपको जो है यानी स्किन में जो लीजन्स हैं वो हो सकते हैं सेकेंडरी सिफिलिस में भी, यानी स्किन के लीजन्स जो है वो बन सकते हैं। और रीज़न फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस स्टिल अनक्लियर है कि क्यों ये ब्लड में चला जाता है, किस तरह से वेस्कुलाइटिस कॉज कर देता है, ये स्टिल अनक्लियर है। ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस हमने पढ़ लिया। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? द फर्स्ट साइन ऑफ सिफिलिस इज अ स्मॉल सोर कॉल्ड शैंकर दैट डेवलप्स 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। पहले शुरू में बताया था ना, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 वीक्स है। 3 वीक्स के बाद, एक्सपोजर के बाद, सबसे पहला साइन ही यही आता है कि ये स्मॉल सा सोर बनता है जिसे हम शंकर कहते हैं। द सोर अपेयर्स एट द स्पॉट वेयर द बैक्टीरिया एंटर्ड योर बॉडी। वन शंकर और सेवरल, ठीक है, हो सकते हैं एक या उससे ज्यादा। अ नॉन इची स्किन रैश, इसके अलावा हो सकता है राइनाइटिस यानी रनी नोज, स्लाइटली फीवर हो सकता है, फटीग एंड जॉइंट पेन पेशेंट को हो सकता है, सोर थ्रोट, स्वेलिंग ग्लैंड्स, हेडेक, और बॉडी में पेन, मसल एक हो सकता है। माउथ में ये सोर्स बन सकते हैं, वजाइना और एनस के अराउंड भी। वेट और हेयर लॉस हो सकता है। स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, पहले आपको बताया वो स्वेलन हो सकती हैं। वाटर लाइक सॉरी वॉट लाइक, वो जो वॉट्स नहीं बन जाते स्किन के ऊपर, उस तरह के पैचेस आपको अराउंड द स्किन फोल्ड्स और जेनिटल्स नज़र आ सकते हैं। एंड इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट। अच्छा, अजान हो रही है तो 2 मिनट वेट कर लें।
ओके, लेबॉर्ट्री जो डायग्नोसिस है उसमें हम एंजाइम इम्यूनो एसे चेक करवाते हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि हम एंटीबॉडीज़ को पेशेंट का सैंपल लेके और जो हमारे पास रेडी एंटीबॉडीज़ होती हैं उन्हें हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं टू लोकेट के सिफिलिस की एंटीजन आपके ब्लड में मौजूद है या नहीं है। और इंटरप्रिटेशन है कि जो मैंने आपको बताया, ये हमने जो टेस्ट करवाना है इम्यूनो एसे का, उसकी ये इंटरप्रिटेशन है कि क्या चीज़ पॉजिटिव आएगी, क्या चीज़ नेगेटिव आएगी। ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें लेबॉर्ट्री फाइंडिंग है, कोई इशू हो कुछ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कॉम्प्लिकेशन जो है बेटा, सिफिलिस जो है ये ब्लाइंडनेस कर सकती है, पैरालिसिस कर सकती है। ये बेसिकली ये चीज़ें जो हैं उनमें ज़रूर आती हैं जो फीटस है ना, यानी अगर मदर को है तो उसकी वजह से बच्चों में स्पेशली ब्लाइंडनेस ज़रूर हमें देखने में मिलती है। इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग एंड स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शन, द वायरस दैट कॉल्ड एड्स. Neurosyphilis cannot be reversed and it can lead to death. If it is do spread the STD to your fetus or newborn, it can be a very serious and lead to. अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बताया कि fetus की blindness बेबी जब होगा तो जाहिर है वो blind हो सकता है, और पैरालिसिस, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जाहिर है। तो ये आपके बेबी के अंदर क्या क्या चीज़ें, यानी आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। स्टिल बर्थ हो सकती है बेबी, यानी डेड बॉर्न होगा, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं बेबी में, इन्फेंट डेथ हो सकती है, कैटेरैक्ट हो सकता है, उससे डेफनेस हो सकती है, और सीजर्स की कंप्लेन हो सकती है, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं उस बच्चे को, ब्लाइंडनेस हो सकती है जो मैंने पहले बताया, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर उसकी डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ ईजिली treated and curable in its early stages. Penicillin is one of the most widely used antibiotic and usually effective in treating syphilis. Penicillin G benzathine, penicillin G procaine, yani penicillin is the treatment of choice. People who are allergic to the penicillin will likely to be treated with different antibiotics such as doxycycline, tetracycline, erythromycin, ceftriaxone या azithromycin हमारे पास मौजूद है। बाकी ये आपको बता दिया जाएगा कि ये पेनिसिलिन पहले हैं, नहीं है। जो लोग उससे एलर्जिक हैं वो फिर एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन की तरफ जा सकते हैं। 10 to 14 डेज का कोर्स होता है एंटीबायोटिक टैबलेट्स का इफ़ यू कांट हैव पेनिसिलिन, ठीक है। तो फिर एंटीबायोटिक का कंप्लीट आपका 10 to 14 डेज का कोर्स होगा। प्रिवेंशन क्या है बेटा? वही कि प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सिफिलिस इन्फेक्शन। मोनोगेमस रिलेशनशिप or avoid sex with patient of syphilis until they have finished treatment. Use condom during any type of sexual contact. Have regular sexually transmitted infection checkups. और मोनोगोमस रिलेशनशिप आपको पता ही होगा,
नहीं पता तो बता देते हैं। मोनोगोमस रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें आप लाइफ टाइम आपका एक सिंगल पार्टनर हो, ठीक है जी। सो यही प्रिवेंशंस हैं। दिस इज़ द रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है इस डिजीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लें। और इट्स अटेंडेंस टाइम। तमाम स्टूडेंट जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।